दोस्तों, ये बात है, नैसर्गिक सौंदर्य से आच्छादित था चंदनपुर गांव। उस गांव में रामशरण का परिवार रहता था। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। बड़ी बेटी का नाम जुगनी और छोटी बेटी का नाम सुगनी था। जुगनी समझदार थी और घर के कामों में माँ का हाथ बटाती थी। सुगनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। तीनों बच्चों में सबसे छोटा था बेटा, जिसका नाम बड़े प्यार से रामशरण ने चंदन रखा था। वह माँ, पिताजी और दोनों बहनों का लाडला था। माँ की गोदी से उतरता तो बहनों की गोदी में चढ़ जाता। सबके लाड़ प्यार के कारण वो जिद्दी हो गया था। रामशरण की बहुत सारी जमीन थी, जिसमें संतरे और अंगूरों की खेती होती थी। मेहनत के हिसाब से उन खेतों में उतनी फसल नहीं हो पाती थी। रामशरण अच्छी फसल की पैदावार के लिए हर संभव प्रयास करते थे, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। इसी बीच सरकार की कृषि योजनाओं के तहत अच्छे फसल की पैदावार के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना मिलने पर रामशरण भी शहर गए। वहां फसलों की अच्छी गुणवत्ता के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। प्रशिक्षण की नई तकनीक सीखकर वो गांव आए और उन तकनीकों का उपयोग करने लगे। उसके बाद तो जैसे उनकी खेती को सोने के पंख लग गए। गांव में हर साल उनके बाग के संतरे और अंगूर की पैदावार सबसे अधिक और अच्छी होने लगी। अब वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। इस प्रकार रामशरण का अक्सर शहर आना जाना होने लगा। दूर दूर के किसान भी अब उसकी कार्य कुशलता के मुरीद होने लगे। आज रामशरण खाद बीज लेने शहर जा रहे थे। जब चंदन कसे कर पता चला तो वो भी शहर जाने की जिद करने लगा। मना करने पर माँ से सिफारिश लगवा दी। अब तो रामशरण को मानना ही था। चंदन को साथ लेकर वो शहर के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर रामशरण ने जल्दी जल्दी काम निपटाया। वो रात तक गांव वापस लौटना चाहते थे। बाजार से गुजरते समय चंदन ने घड़ी खरीदने की जिद की। रामशरण ने सोचा चंदन पहली बार शहर आया है तो उसे उसकी पसंद की घड़ी दिलवा देना चाहिए। इतना सोचते हुए वो घड़ी की दुकान की ओर चल पड़े। रास्ते में बड़ी बड़ी दुकानों की चमक दमक देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों, घर के सामानों, कपड़ों की ऐसी भव्य दुकानें देख वह दंग रह गया। उसी समय रामशरण को उनके बचपन के दोस्त मिल गए और वो दोनों आपस में बातें करने लगे। इतनी देर में चंदन घूमते घूमते कपड़ों की दुकान में घुस गया। वहाँ बहुत सारे लोगों को एक साथ कपड़े खरीदते देख वो भी देखने लगा। वहाँ उसे एक टी शर्ट पसंद आ गई। बाहर आकर वो पिता को हाथ पकड़कर दुकान के अंदर ले गया। उन्हें टी शर्ट दिलाने को कहा। रामशरण ने उससे पूछा, थोड़ी देर पहले तो तुम घड़ी लेने की जिद कर रहे थे, अब टी शर्ट लेने की? दोनों में से कोई एक वस्तु ही लो। दोनों नहीं दिलाऊंगा। चंदन को तो घड़ी और टी शर्ट दोनों ही लेना था। उसने पिता को ये कहकर मनाया कि उसके पास जो टी शर्ट रखी है वो सारी छोटी हो गई हैं। पिता ने प्रेम से समझाया, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। उसे मचलते देख दुकानदार ने भी सिफारिश की। अब तो रामशरण को टी शर्ट दिलाना पड़ा। घर आने के बाद उसने प्रिय मित्र महेश को शहर के मार्केट के बारे में बताया। प्रसन्नतापूर्वक टी शर्ट भी पहन कर दिखाए। शहर के किस्से सुनाए। रोजाना अब तो वो किसी ना किसी बहाने महेश से शहर की ही बातें किया करता। शहर की चकाचौंध ने उसे इतना आकर्षित किया कि वो विचलित होने लगा। उसका मन अब गांव की सुख शांति को छोड़कर शहर की भीड़ भाड़ में रहने को आतुर हो उठा। आए दिन वो शहर जाने की जिद करने लगा। पिता के मना करने पर यो गुस्सा हो जाता।
कई बार खाना नहीं खाने की धमकी भी देता था। बात बात पर वो गांव और शहर की तुलना करता। कल तक गोबर से लिपे पुते जो घर उसे सुंदर लगते थे, आज उनकी सुंदरता की चमक भी फीकी पड़ने लगी। गांव में मिट्टी की सौंधी खुशबू ने भी अब बदबू का रूप ले लिया। पहले सुगनी के संग घंटों पढ़ना उसे अच्छा लगता था, लेकिन अब थोड़ी ही देर में उसका मन पढ़ने से उचटने लगा। जुगनी की कहानियों में भी उसकी रुचि कम हो गई। बाहर खेलने जाना भी उसे अच्छा नहीं लगता। जुगनी और सुगनी को उसके इस बदले स्वभाव को देख हैरानी होने लगी। दोनों बहनों ने उसे बहलाकर परीक्षा की तैयारी करवाई। जब रिजल्ट आया तो उसमें चंदन का नाम नहीं था। रामशरण को बहुत चिंता हुई। उन्होंने स्वयं जाकर पूछताछ की तो पता चला कि चंदन कुमार के बदले उनके बेटे का रिजल्ट रोक दिया गया है। चंदन ने 10वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली। अब उसने शहर जाकर पढ़ने की रट लगा ली। पिता के लाख समझाने पर भी वो पास के इंटर कॉलेज में पढ़ने को तैयार नहीं हुआ। उसने तर्क दिया कि शहर में अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जो यहाँ नहीं। कुछ समय पहले तक जो माँ के बिना अकेले रहने से डरता घबराता था, आज वही चंदन हॉस्टल में अकेले रहने को उतावला था। उसके बचपन के दोस्त महेश ने भी उसे बहुत समझाया। दोनों दोस्त फिर से एक साथ ही पढ़ेंगे खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। महेश की इस बात का उसने खूब मजाक बनाया। वो महेश को बार बार कहने लगा, तुम पढ़े रहो यहाँ गांव में, मैं तो स्मार्ट शहरी अफसर बनूंगा और तू गांव का गंवार ही रह जाएगा। ये सुन महेश ने कहा, मैं गंवार ही ठीक हूँ, तू यहाँ रहकर भी तो बड़ा आदमी बन सकता है। शहर जाने की जिद मत कर। लेकिन चंदन ने तो ठान लिया था। उसने कहा, एक दिन मैं इस गांव का नाम रोशन करूंगा, तब तुझे अपने आप पर बहुत पछतावा होगा। और तो और जब पूरा गांव मुझ पर गर्व करेगा तब तुझे मेरी बात समझ में आएगी। लेकिन तब तक चिड़िया सारा खेत चुग चुकी होगी। हा हा हा। अब उसकी हंसी में महेश को घमंड की बू आने लगी थी। आखिरकार उसकी जिद के आगे सभी हार मान गए। भारी मन से माँ ने लाइले बेटे को विदा किया। बहनों ने भी उसे खूब प्यार किया और मन लगाकर पढ़ने को कहा। अब तो चंदन की खुशी का ठिकाना ना रहा। पिता रामशरण के साथ वो शहर के टैगोर इंटर कॉलेज पहुंचा। गांव के 10वीं तक के छोटे से स्कूल में पढ़ने वाला चंदन अब गांव को बहुत पीछे छोड़ शहर आ चुका था। बाहर बड़ा सा गेट देखकर उसे एक बार को तो सब कुछ सपने जैसा लगा, जिसे वो इतने दिनों से देख रहा था। किससे मिलना है? वॉचमैन के शब्दों से उसे होश आया कि वो वाकई शहर में है। भगवान ने आज उसका सपना पूरा कर दिया था। रामशरण ने फीस के पैसे जमा किए। वार्डन चंदन को हॉस्टल दिखाने लगे। हॉस्टल तो बहुत बड़ा था, उसके कमरे बहुत छोटे थे। रामशरण को लगा कि तीसरी मंजिल पर वो भी इतने छोटे से कमरे को देखकर चंदन वहां नहीं रह पाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प यहाँ मिलने से रहा। ऐसी स्थिति में चंदन अवश्य गांव वापस लौटेगा, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। इन बातों से चंदन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अब पहले से अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उन्होंने हॉस्टल में सामान रखवा दिया। गांव से दूर पहली बार अकेले बेटे को छोड़ना उन्हें तकलीफ दे रहा था। चंदन को आशीर्वाद देकर रामशरण भारी मन से गांव लौट आए। शुरू में घर वालों से चंदन की रोज बात हो जाती थी। धीरे धीरे उसने फोन करना ये कहकर कम कर दिया कि उसे बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, समय नहीं मिल पाता है। उधर चंदन के परिवार को उसकी याद सताने लगी। इधर चंदन को उनसे बात करने का भी समय नहीं मिलता था।
कुछ दिन मन लगाकर पढ़ने के बाद उसकी दोस्ती आवारा लड़कों से हो गई। अब तो रोज उसे उनकी संगत में मस्ती करना अच्छा लगने लगा। वार्डन उसकी हरकत समझने लगे। उन्होंने उसे पास बुलाकर समझाया। एक दिन डॉक्टर शर्मा ने भी उसे पढ़ाई पर ध्यान देने तथा गलत लड़कों की संगत से बचने की सलाह दी। 1-2 दिन तक उनकी बातों का असर रहा और उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया। फिर उनका प्रभाव कम हो गया। त्यागी सर, शेखर सर और रश्मि मैडम जैसे शिक्षकों के समझाने का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। अब पानी सिर से ऊपर उठ चुका था। शिकायत प्राचार्य के पास पहुंची। उन्होंने संस्था से निकालने की धमकी दी। तब उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो जस का तस हो गया। अब तो पढ़ाई ना करना, क्लास से गायब रहना, असाइनमेंट जमा न करना, झूठ बोलना उसकी आदत बन गई। स्कूल में वार्षिक परीक्षा की डेट आ गई। सभी बच्चे तैयारी में जुट गए। यहाँ तक कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बच्चों ने भी परीक्षा तक खेलना बंद कर दिया। चंदन जैसे कुछ बच्चों को छोड़कर सारे बच्चे परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से जुट गए। जब सब बच्चे पढ़ रहे होते उस समय चंदन को टीवी देखने की सूझती। परीक्षाएं शुरू हो गई। सबसे पहला पेपर मैथ्स का था। जब चंदन को पेपर मिला तो वो घबरा गया। उसने परीक्षा की तैयारी बिल्कुल नहीं की थी। उससे एक भी सवाल हल नहीं हुआ। खाली पेपर छोड़कर वो हॉस्टल पहुंचा। उसे उदास देख आवारा लड़कों ने उसे अगले पेपर में नकल करने की सलाह दी। 2 दिन बाद साइंस का पेपर था। चंदन ने पढ़ने के बजाय सारा ध्यान नकल की तैयारी में लगाया। परीक्षा के दिन जैसे ही पेपर मिला वो उलट पलट कर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हाल में चारों तरफ नजर दौड़ाई। सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर लिखने में व्यस्त थे। शेखर सर उत्तर पुस्तिकाओं में साइन कर रहे थे। अब वो पूरी तरह से संतुष्ट था। धीरे से उसने नकल का पर्चा निकाला और पेपर के नीचे रख लिया। जब शेखर सर पीछे गए तब उसने पर्चे से देखकर लिखना शुरू कर दिया। अचानक उसे छींक आई। उसका हाथ पेपर पर लगा और पेपर नीचे गिर गया। उसी समय शेखर सर उसके पास आए और उन्होंने पर्चा देख लिया। कहाँ से आया पूछने पर उसने झूठ बोलने की बहुत कोशिश की। उसकी बातों पर विश्वास करना संभव नहीं था। अब वो रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। उसे प्राचार्य के पास प्रस्तुत किया गया। सारे सबूत उसके पक्ष में होने के कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया। डरा सहमा वो हॉस्टल पहुंचा। अब उसे चिंता सताने लगी और घर की याद आने लगी। वो सोचने लगा कि माँ पिताजी की बात मान लेता तो ये दिन ना देखना पड़ता। तभी हॉस्टल वार्डन उसके कमरे में आते हैं। उन्हें देख चंदन अपराध बोध से ग्रसित हो सिर झुका लेता है। गुस्साए वार्डन उससे कहते हैं, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर तुम्हें तनिक भी अपने किए पर पछतावा है तो सच्चे मन से अपने पिता से क्षमा मांगना। हमने उन्हें सूचना भेज दी है, कल वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। अब उसे अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो चुका था। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन चंदन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो सोच रहा था कि कितना अंतर है शहर और गांव के दोस्तों में। सस्पेंड होने के बाद शहर के उन दोस्तों ने मेरी खबर तक नहीं ली, जबकि गांव के दोस्तों के साथ इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी वो मेरा आज भी इंतजार कर रहे हैं। ये सोचते सोचते कब आंख लगी और सुबह हो गई चंदन को पता ही नहीं चला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चंदन ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने पिताजी को खड़ा पाया। उन्हें देख वो आत्मग्लानि से भर उठा और उसके आंखों से पछतावे के आंसू झरने लगे।
बिना समय गंवाए उसने पिताजी के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, पिताजी, मैंने आपकी बात ना मानकर आप सबके दिलों को ठेस पहुंचाया। आप मुझे क्षमा करा दीजिए। रामशरण ने चंदन को अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटा, जब जागो तभी सवेरा है। गांव चलो, एक नई शुरुआत करते हैं। इतना सुनते ही चंदन के दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वो खुशी खुशी पिता के संग गांव चल पड़ा। गलती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, क्षमा मांगने से माफी मिल ही जाती है। उसी तरह कितना भी सुख क्यों ना लिया हो, जागने से एक नई उम्मीद कायम जरूर होती है। कहते हैं एक मनुष्य की आंखें जब भी खुल जाए तभी उसके लिए सवेरा हो जाता है, वो चाहे आंतरिक हो या बाहरी। लेकिन जब तक वो खुद देखना नहीं चाहेगा तब तक दुनिया की कोई ताकत उसे जगा नहीं सकती। जिस तरह नींद पूरी होने के बाद ही बाहर की दुनिया को देखते हैं, उसी तरह किसी भी काम को तभी पूरा करेंगे जब हम खुद करना चाहेंगे। कई लोगों का काम बिगड़ जाने पर वो अपने भाग्य को कोसते हैं, अपने माहौल, अपने परिवार, दोस्तों, अपनी संगति को दोष देते हैं। वे कभी अपने आप को दोषी नहीं ठहराते, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। हम कभी झूठ की चादर हटा के जागना ही नहीं चाहते। दोस्तों, मान लीजिए एक इंसान सोया हो और अपने कमरे में पूरी तरह से अंधकार कर रखा हो। वो ये सोचकर सो रहा है जब सूरज की किरणें उस पर पड़ेंगी तब वो जग जाएगा, लेकिन जब किरणों को घर में प्रवेश करने की जगह ही ना छोड़ी हो तब किरणें अंदर आएंगी कैसे? सूरज तो कब का जग गया है, उसे उठाने का प्रयास भी किया लेकिन ये उठना ही नहीं चाहता, तो उसमें सूरज का क्या दोष? इसी तरह हमें पता नहीं कितने लोग सोते रहते हैं और औरों को दोष देते रहते हैं बिना खुद से प्रयास किए। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दफ्तर जाने के लिए बस मिस हो गई। हमारे जिंदगी में रिवाइंड का कोई बटन नहीं है, इसलिए जो मौका हम खो देते हैं उसे वापस ला पाना मुश्किल है। इस जगह भी बस की गलती नहीं उस इंसान की है जो वहां गलत समय पर पहुंचा। बस तो अपने निर्धारित समय पर ही चली गई। दोस्तों, और एक अंतिम उदाहरण देते हुए वीडियो को समाप्त करेंगे। एग्जाम टाइम सबसे पहले स्टूडेंट उठ जाते हैं पढ़ने के लिए, भले ही पूरे साल वो सोते रहे, लेकिन एग्जाम टाइम उन्हें कोई सुला ही नहीं पाता क्योंकि वो खुद सोना नहीं चाहते, जगना चाहते हैं। ये मुमकिन तभी है जब हम खुद से जागना चाहे, इसलिए कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। ये मुहावरा यहाँ सटीक बैठता है। स्टूडेंट के लिए एग्जाम टाइम रात भी सुबह के जैसी ही लगती है। तो दोस्तों, कहने का भाव यही है, स्वयं को निराश ना करें। अंत समय में भी कई चीजों को परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा अंत समय का ही इंतजार करें। समय पर जागे, समय से अपने कार्यों को पूर्ण करें और जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करें। ईश्वर आपका भला करें।